बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उसी दुआ से मैं शुरू करता हूं कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पे 3 बड़े मौज़ूआत पर मैंने बात करनी है। एक तो हमने बात करनी है जो आज की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके मुतालिक, दूसरी जो हमारी जुडिशियल एक्टिविज़्म एक नज़र आ रही है होते हुए, और तीसरी जो है, जो ये बहुत बड़ा एक ड्रामा रचाया जा रहा है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन का लाने के लिए। इन सब पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है मेरे बहुत ही अज़ीज़ छोटे भाई और दोस्त जनाब वक़ास अहमद साहब को। वक़ास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको खुश रखे। वकास, ये मैं बता रहा था कि 3 बड़े मौज़ूआत पर बात करनी है जो हमारी आज की मौजूदा खबरें हैं। उनके अंदर सबसे जो एक बड़ी खतरनाक खबर भी है कि एक्स आर्मी एक एक्स एयर फोर्स चीफ जो हैं ताहिर महमूद भट्ट, एयर चीफ मार्शल ताहिर महमूद भट्ट के ऊपर अटैक हुआ है F11 में इस्लामाबाद में कल, और उनके 2 गार्ड्स के ऊपर फायरिंग की है 2 मोटरसाइकिल वालों ने, और वो ज़ख्मी हो गए हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन हालात उनकी ठीक है। ये ताहिर भट्ट साहब ने खुद बयान किया है, जो मेरे पास खबर आई है। नवाज राइट। शरीफ की वापसी की खबर की बात आ रही है। एम्बेसडर जो है अमेरिकन, वो इलेक्शन कमीशन से मिला है, फिर आईजी पंजाब से मिला है, अब जाके जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मिला है मोहसिन नकवी के साथ। फिर आसिम ने ऐलान किया है कि जी ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ और फौज के खिलाफ उनके हिसाब से बात कर रहे हैं, उनको वो नहीं छोड़ेंगे, क्रैक डाउन करेंगे। और बहुत बड़ी खबर है कि नदीम अंजुम और फैसल नसीर के दरमियान बिल्कुल जंग खुल के आ गई है, आईएसआई के अंदर है। और अब देखते हैं सर्वाइव कौन करता है, डीजी आईएसआई नदीम अंजुम सर्वाइव करता है या डीजीसी फैसल नसीर करता है, इसलिए कि दोनों बहुत मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें दे रहे हैं। और 4 फौजी चित्राल कलाश वैली में शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक किया गया है। फौज के बयानिए के मुताबिक उन्होंने 12 टेररिस्ट को मारा है और खुद उन्होंने एतराफ़ किया है कि उनके 4 जो हैं। तो पहले तो इन खबरों पे बात करें, फिर मैं आगे जो जुडिशियल एक्टिविज़्म और एफडीआई पे बात करता हूँ। जी, वक़ास। कहाँ से शुरू करें सर? किस बात से शुरू करें? जैसे जाओ, आप जहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जो सबसे पहली बात आपने की बोली थी, जो एयर चीफ के ऊपर अटैक हुआ, निहायत ही अफ़सोसनाक बात है ये। इस तरह होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। एयर चीफ को तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और जहाँ पे वो वॉक भी करते हैं, आपको पता है कैंट एरियाज़ कितने सिक्योर होते हैं, स्पेशली यानी जो सर्विंग ऑफिसर्स के। पता नहीं कैसे हो गया ये अटैक, और यानी एयर चीफ भी आपके महफूज़ नहीं है। इस पे तो आप मुझसे बेहतर एनालिसिस दे सकते हैं कि किस टाइप के थ्रेट्स होंगे, यानी जो पाकिस्तानी वकास, जेल में। मेरे मेरे पर ना, मेरा तो इस पे जो 3-4 ज़ाविये हैं ना, वो ये है। एक तो ये है कि जो अटैक हुआ वो वाक़ई बहुत अफ़सोसनाक हुँ, है। अब ये नहीं पता इसके पीछे क्या वजह थी। आया वो कोई रैंडम लोग थे जो कि कोई जुर्म करने आ रहे थे और उन्होंने कहा कि यार ये कोई लोग हैं, इनके हम बटुए लूटें या फ़ोन लूटें, या हुँ, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है किसी के साथ तो उन्होंने इस किस्म की हरकत की, या कोई ये तख़रीबकारी का एक वाक़या था जिससे उन्होंने टारगेट एक बहुत हाई प्रोफ़ाइल फ़ौजी अफ़सर को किया है कि उससे मुल्क में अफ़रा-तफ़री और फैले। तो ये क अंजाम 3। तो इतने हाई प्रोफाइल के तो नहीं हो सकते समझे। एयर चीफ अगर वॉक करके जा रहा है, पीछे कोई मोबाइल खड़ी हुई होगी, कोई 2-3 बंदे देख रहे होंगे जो एयर पुलिस के। इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो उनको पता ही ना हो कि ये कौन, इस बंदे का लेवल क्या है। जी, जी, मेरा तो ख़्याल है उनको ये पता होगा। और उन्हें और एक जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक एयर चीफ़, उसकी मूवमेंट्स लोगों ने देख ली, उनको पता चल गया वो कहाँ वॉक करता है, अगर उन्होंने इसको ख़ास तौर पे टारगेट किया है। और उनकी जो गार्ड्स हैं वो उनको मतलब कि वो खुद इंजर हो गए हैं, तो उससे सिक्योरिटी हिसार के मुतालिक भी बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। और जो कि मैं ये बार-बार इशारा करता जा रहा हूँ कि कोई बंदा भी बच के नहीं जाएगा, चाहे जितनी मर्ज़ी उसके पास सिक्योरिटी हो, चाहे वो पुराना देखें, ये 4 स्टार हैं एयर फ़ोर्स के। हुँ, तो ये एक बड़ी खतरनाक एक लेवल की एस्केलेशन पर हम पहुँच गए, चाहे आप उसको किसी भी ज़ाविये से देखें, सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर के ज़ाविये से देखें, सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखें,
या आप उसको एक टारगेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट के ज़ाविये से देखें। बहुत नहीं, खतरनाक है। इस्लामाबाद की तो सिक्योरिटी सिचुएशन पिछले साल में आप देख रहे हैं कि कितनी खराब हो गई है। इस्लामाबाद में दिन-दहाड़े जो डाकुओं की वीडियोज़ हैं, सीसीटीवी फुटेजेज़ हमारे सामने आती रहती हैं, तो वो इस्लामाबाद का तो बहुत बुरा हाल है। जो एक ज़माने में इस्लामाबाद सेफ हुआ करता था, वो तो अब बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। अच्छा, अब ये तो 2-3 मैंने बातें की। एक जो नवाज़ शरीफ के वापस की बात है कि जी अमेरिका ने ओके दे दिया है, वैसे ही एक खबर गर्दिश कर रही है। मेरी ज़ाती राय है कि नवाज़ शरीफ कभी भी वापस नहीं आएगा पाकिस्तान। ये मैं मेरी असेसमेंट है और मेरी अंदर की भी खबर है। लेकिन उसके नहीं आएगा। साथ ये जो जी, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए क्योंकि जेल जाना वो पड़ेगा फिर 2 मिनट के उसको लिए भी इत जेल नहीं जाना नहीं, चाहता। नहीं सर, उसको इतना खौफ है, वो बहुत डरपोक आदमी है ज़ाती तौर पर। उसको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात ऐसे हैं, कुछ पता नहीं किस वक़्त क्या हो जाए। उसको अपनी जान बहुत प्यारी है, उसके बाद उसको अपना माल बहुत प्यारा है और तीसरे पे नंबर पे उसको अपनी बेटी प्यारी है। तो पहले वो बेटी जान तो यहाँ पे बचाएगा। रखी हुई है, तो बेटी तो लंदन में नहीं है, बेटी तो पाकिस्तान में बैठी होती है ज़्यादातर। तीसरे नंबर पे है ना, तीसरे। पहले नंबर पे उसको अपनी जान, दूसरे नंबर पे उसको अपनी माल, तीसरे नंबर पे उसकी बेटी। जान अच्छा, बच गई, माल बच गया, बेटी अगर उसको वो जो कहते हैं ना, फ़र्क भी करवानी पड़े, वो करवा देगा, वो इस किस्म का आदमी है। अच्छा। ये बाय द वे, ये मैं आपके उसके जो लोग उसके बड़े करीब 15, 20, 20, 25, 30 साल लोगों ने काम किया, ये मुझे उनकी ज़ाती डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आज से नहीं काफ़ी पहले से, उसके हुँ। मुतल्लिक। सर ये इस तो बारे में ये आपने जो पीपीपी के साथ ये कह रहे हैं कि इनकी आजकल ठीक नहीं बनने लग गई और पीपीपी से एस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई, ये सब ड्रामे हैं, नूरा कुश्ती है या सच्चाई भी है इसमें कुछ? सो न नवाज़ शरीफ भी बाहर है, इसहाक डार भी बाहर है, हुँ, शहबाज शरीफ भी बाहर है, हुँ, हमारा आसिफ ज़रदारी भी बाहर है। देखें, अगर एक बड़े बदमाश ने गली मोहल्ले में लोगों को अपने साथ मिलाना हो, तो वो क्या करता है? वो कहता है जी मैं छोटे बदमाशों को मारता हूँ, ठीक है ना हाँ, जी? हुँ, तो वो छोटे बदमाशों को जो मारता है ना, तो लोग कहते हैं चलो यार छोटे बदमाश तो मारे जा रहे हैं, लेकिन हुँ, जो स बड़ा बदमाश है, हुँ, वो तो रहेगा और उसने तो जो बदमाशी करनी है वो करेगा। तो आसिम मुनीर मेरी नज़र में फ़ौज को इस्तेमाल करके वो बड़ा बदमाश है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को कब्ज़ा करके लोगों को, छोटे बदमाशों को अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दि नहीं सर, ये दिन कैसे हो सकता है? छोटे बदमाश ही तो लेकर आए थे बड़े बदमाश को, उसकी मदद के बगैर तो ये तो आना ही नहीं था, तो डील क्या थी? इनको क्या मिल रहा था छोटे बदमाशों को अब जो ज़लील होके भाग गए हैं सारे? तो जब कहते हैं ना कि जब आपको अपनी जान का खतरा होता है तो आप अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, जिस तरह औरंगज़ेब ने नहीं छोड़ा था, आप हुँ, अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ते, कोई नहीं छोड़ता। आसिम मुनीर को जब अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, जिस तरह मुझे पता है उसको पड़े हुए हैं, बहुत उसको खतरा नज़र आ रहा है फ़ौज से और लोगों से, तो वो चाह रहा है कि मैं सैक्रिफ़ाइस कर दूँ और हुँ, मैं अपने आप को एक हीरो की तरह सामने लेके आऊँ कि देखें जी मैं ये क्रैकडाउन कर रहा हूँ। मैं इस क्रैकडाउन के मुतालिक आपको बताऊँ, हुँ, देखिए, लोगों को तारीख प्लीज़ पढ़नी चाहिए पाकिस्तान की। मफ़रूज़ा मैं ये भी देता हूँ कि चले जी अगर आसिम मुनीर अच्छा आदमी है और वो क्रैकडाउन भलाई के लिए कर रहा है, मैं कहता हूँ। हुँ, अब मैं चलो मानने के लिए अगर तैयार हो जाऊँ फॉर अ सेकंड, तारीख हमें बताती है कि ये कभी चीज़ कामयाब नहीं होती। हुँ, एब्डो किया अयूब ने, ठीक है ना? उसने सारे सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कैद कर दिया। वो जो ज़ख़ीराख़ोर थे उनको जेलों में डाल दिया, सज़ाएँ दे दी। जनरल आज़म खान का, लोग पता है कि आज़म खान का नाम सुनते थे लाहौर में काँप जाती थी, कहते हैं जी चिड़िया भी काँप जाती थी। क्या हुआ अच्छा, नतीजा? हुँ, कुछ फ़र्क पड़ा पाकिस्तान की आज के मौजूदा हालात में? हुँ, ज़िया-उल हक आया, उसने कहा जी मैं तहस-नहस कर दूँगा, पीपल्स पार्टी को तबाह कर दूँगा, होल्डर्स को पकड़ूँगा, फलाने को करूँगा। अच्छा, याया ने उससे पहले वो 303 और वो 1300 लोग निकाले, करप्ट हैं जी ये लोग, सियासतदान भी हैं जी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कोई फ़र्क पड़ा? ज़िया-उल हक ने भी तबाही मचा दी, बर्बादी मचा दी, कोड़े पड़वा दिए सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको पकड़ के अंदर किया, कोई फ़र्क पड़ा? मुशर्रफ का नैब जो था उसका मकसद ही ये था कि करप्ट सियासतदानों को, कारोबारियों को पकड़ के अंदर करना है,
आपको फर्क पड़ा? वकास मेरे भाई, कभी भी पाकिस्तान में इस किस्म का क्रैकडाउन कभी हिस्ट्री में, चाहे मार्शल लॉ सामने हो चाहे पीछे हो, कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़े दिन की एक गेम होती है, बंदर का तमाशा चलाते हैं, वन ट्रिक पोनी कहते हैं। बाद में सारे वही वही बदमाश, वही चक्के, वही डाकू, वही लुटेरे, वही फरेबी, सियासतदान, कारोबारी, इन्हीं के साथ मिलके फिर लूट मार का बाजार फिर शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे से आप लिख के ले लें। ये जो है ना, चमक दिखाने वाला है, कुछ नहीं होगा, तारीख हमें बताती है। तो अगर ये एक नियत से भी कर रहा है, मेरा इसको मशवरा है कि भाई, फोर्स से, ताकत से कभी भी आप किसी निजाम को नहीं ठीक कर सकते। क्या वजह है कि 10 मिलियन, 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, वो इतना सक्सेसफुल होता है, चाहे छोटे ओहदे पे हो चाहे बड़े ओहदे पे हो, इसलिए माहौल ऐसा है। उसको मौका मिलता है कि वो अपनी सलाहियतों के बुरे बरूए कार लाए, अपनी अकल को लाए, अपने एक्सपर्टीज को लाए। वहां जो चोर उचक्का बदमाश होता है, वो यहाँ के उसकी चोर उचक्की बदमाशी थोड़ी बहुत अगर चलती है, ज्यादा नहीं चलती, इसलिए तो उसको करना नहीं पड़ता, बिकॉज माहौल ऐसा है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए भी वो कामयाब हो सकता है। तो इस किस्म की फोर्स नहीं चलती कभी। अगर चलती है तो आपके सामने 3 मुल्क हैं, आप देख लें उनकी हालत। नॉर्थ कोरिया को देख लें, हालत देख लें, बर्मा को देख लें, और मिस्र को देख लें, जहां पर एक फौजी आमरीत बहुत अरसे रही है, नासिर की, सदात की, हुस्न मुबारक की, अब सीसी की। कैसा मुल्क है, क्या हो रहा है वहां? नहीं चल सकता। कोई मुल्क के 212 या 14 मुल्क जो दुनिया में है, कहीं भी फौजी ताकत, आमरीत, दबाव, धोस, बर्बरियत, फैसिज्म, टेररिज्म, गुस्से से, बंदूक की गोली से नहीं, मुल्क में निजाम ठीक हो सकता। आपको एक निजाम ऐसा बनाना है जहां पर आपको अदलिया को सुप्रीम करना है कि वो रूल ऑफ लॉ है, आपको आइन और कानून के तहत आपको काम करना है। वकास नहीं हो सकता, ये नहीं सीखते। हजारों साल की तारीख हमें बताती है कि नहीं हो सकता। तो ये इसमें कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये समझता है कि ये कर लेगा? इन्होंने हमेशा तो नहीं चलाना, देखें ऑब्जेक्टिव्स इनके बड़े क्लियर हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमें भी पता होने चाहिए। इनके सामने 3 साल, इनकी जो टोटल टर्म है ना अभी लीगली पाकिस्तान के लॉज़ के मुताबिक, वो है 3 साल। आपने मुल्क तो हमने तो मुल्क जब हम सोचते हैं कि मुल्क कितने अरसे तक चलेगा, तो हम तो सोचते हैं ता क़यामत चलेगा, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का बनाएँ, जो हमारी सड़कें हों, वो भी 100-100 साल चलें और जो भी पुल बनाएँ वो भी 100-100 साल चलें, यानी प्रॉपर हम चीज़ें करते हैं, काम करते हैं। स्ट्रक्चर्स और जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि वो इन परपेचुइटी चले। इनकी नौकरी है 3 साल की, 3 साल के बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है। अब ये अगर ये चाह रहे हैं, इनका गोल ऑब्जेक्टिव ये है कि 3 साल के बाद मैं किसी तरह रिटायर ना हूँ, आपने ये गोल अपने सामने रख लिया कि मेरा अभी पर्पज़ ये 3 साल के अंदर मैं ऐसी सिचुएशन में आऊँ कि अगले 3 साल मुझे और मिल जाएँ। तो उसके उसके लिए तो बड़ी यही चीज़ है ना कि पहले साल आपने ख्वाब दिखाए कि 50 बिलियन आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, 25 बिलियन आ रहे हैं तो यूएई दे देगा, वो दे देगा। असल में कोई कोई भी कुछ भी नहीं देगा, सच बात ये है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी ये जो सऊदी अरेबिया का जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने बोला हुआ था ना कि ये विज़िट करेंगे, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। जी20 समिट है, उस पे जाना है मोहम्मद बिन सलमान ने। उन्होंने बोला था कि चलो, इन्होंने बड़ी मिन्नतें की उनकी जाके कि आ जाओ पाकिस्तान में विज़िट करो, और कुछ भी नहीं तो हम ये जो 25 बिलियन का ये जो चूरन बेच रहे हैं अवाम को, ये लग जाएगा। देखिए, 6 महीने, साल निकालना ना, देखिए आप हैं एक वीक लीडर, ठीक है? आपके पास पैसे भी नहीं है। आपके जो लोग हैं, आपके नीचे लोग हैं, उनको पता चल जाए कि ये वीक लीडर है, इसके पास तो पैसा भी नहीं है, तो वो आपके खिलाफ अगले दिन से साजिशें शुरू कर देंगे। लेकिन आपने एक डिसेप्शन फैलानी है, वो ये कि मेरे पास पैसे हैं और मैं वीक नहीं हूँ, ताकि वो जो आपके 2 नंबर्स हैं, जो आपके ऊपर टेक ओवर करना चाहते हैं, वो टेक ओवर ना कर लें या किसी तरह आपका जो भी अगले 6 साल की प्लानिंग है, वो डिस्ट्रॉय ना कर दें।
तो उसके लिए ज़रूरी है पहले साल आपने अफ़वाह फैला दी कि 25 बिलियन आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। दूसरे साल आप कुछ और अफ़वाह फैला देंगे, तीसरे साल कुछ और अफ़वाह फैला देंगे। उसी दरमियान में आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट की हुई होगी। जब ये सारा कुछ होगा जब और फिर कहा ये जा रहा है कि 2 साल बाद ये इलेक्शन कराएँगे। फिर जब 2 साल बाद इलेक्शन कराएँगे, नई-नई गवर्नमेंट आएगी, वीक गवर्नमेंट होगी, वो इनको एक्सटेंशन दे देगी। उस हिसाब से ये सारी प्लानिंग थी चल रही है। अगर आप उस तरह से देखें, अगर आप ये देखें कि मुल्क को किस तरह से ठीक करना है, उसका इस प्लानिंग में कोई ज़िक्र नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। जी, मैं देखें और फिर तारीख से कहता हूँ, हुँ, 11 साल अय्यूब रहा, 12 हुँ, साल ज़िया रहा, 2.5 साल याया रहा, 9 साल मुशर्रफ रहा। हुँ, नहीं ठीक कर सके। हुँ, बहुत पैसा आया, अय्यूब के ज़माने में भी, ज़िया के ज़माने में भी, मुशर्रफ के ज़माने में भी। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हुए। हुँ, लगता था खुशहाली है मुल्क में, लेकिन निज़ाम कमज़ोर हो गया ना, फ़ौज भी बिल्कुल, कमज़ोर हो गई, करप्ट हो गई, आईएसआई ताकतवर हो गई, करप्ट हो गई, हुँ, अदलिया करप्ट हो गई, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई, पुलिस करप्ट हो गई। जब बिल्कुल, आपका पूरा निज़ाम करप्ट हो गया, कमज़ोर हो गया, तो मुल्क के अंदर किस तरीके से मईशत ठीक होगी कि लोग कारोबार लगाएँगे, फैक्ट्रियाँ लगाएँगे, दुकानें लगाएँगे। सारे कारोबारियों ने फैक्ट्रियाँ बंद करके पैसा जो है या बाहर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है ये डिवैल्यू हो रहा है रुपी और उन्होंने या स्टॉक एक्सचेंज को खेलना शुरू कर दिया है। भाई हुँ, आप सोचें 24% आपको मिल रहा है, इस वक़्त 24% तो स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट है। हुँ, बैंक से अगर आप पैसा आप वहाँ बैंक में रखेंगे आपको 22-24% तो बैंक देता है। आप पागल हैं कि आप ₹100 ₹150 की निर्ख पर बिजली पर आप जो है फैक्ट्रियाँ लगाएँ और आप मुनाफ़ा ही ना कमा सकें। हुँ, भत्ताखोरी आपके खिलाफ हो, रेंजर आपसे भत्ता ले, पुलिस आपसे भत्ता ले, अब फौजी अफसर और जवानों ने भी भत्ता लेना शुरू कर दिया है। मैं फौजी अफसरों की बात कर रहा हूँ जो 1990 के दिहाई में भत्ता लेते थे एमक्यूएम वालों से। तो ये तो बिल्कुल मुल्क को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं और मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से भी कर रहा हूँ जो कि मेरे खिलाफ हों, वो समझते हैं कि मैं फौज के खिलाफ हूँ या आसिम मुनीर के खिलाफ हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आसिम मुनीर ठीक कर रहा है या फौज हरकत ठीक कर रही है, मैं आपको दलीलें दे रहा हूँ तारीख से, पाकिस्तान से, दुनिया से दलीलें दे रहा हूँ कि नहीं ठीक कर सकते। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स पेश करना चाहता हूँ वकास। जी, वकास आपको पता है हमारा तकरीबन तकरीबन 7.4 ट्रिलियन रुपया हमें रिटर्न करना होता है हमें इसका क्या कहते हैं डेट सर्विसिंग? डेट सर्विसिंग सॉरी हमें करना होता है 4.7 हाँ 4.7 ट्रिलियन ठीक है जी उसके साथ आपकी 2 ट्रिलियन की सर्कुलर डेट बन चुकी है या है या बनने वाली है उसके साथ आपकी 2 ट्रिलियन के लॉसेस होते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के उसके साथ आपकी 1 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडीज होती हैं ये कोई 40-45 बिलियन सालाना आपका फिक्स्ड खर्चा है डॉलर्स में वाह! आप अगर आप समझते हैं कि आप 150 बिलियन ले आए आधा पैसा तो आपको एक साल अगर आप ले भी आए जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है आपकी 1970 से लेकर अब तक मुश्किल से टोटल एफडीआई $60 बिलियन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप हुँ, कह रहे हैं कि आप एक साल में $100 बिलियन लेके आएंगे आप कैसे लेके आएंगे वो आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं आपने लोन्स वापस करने हैं आपने मुल्क के अंदर सब्सिडीज देनी है आपने सर्कुलर डेट को रिटायर करना है आप कहते हैं कि जी हम जो है ना हम जो है हम कर सकते हैं जी जो आप चाहें हम ये पैसा अच्छा जी आप कहते हैं जी हम जो है ना जी ये खर्चे पूरे कर सकते हैं और खर्चे पूरे कैसे करते हैं ये जरा मैं आपको एक ये दिखा रहा हूं ये जरा देखें ये उजैर यूनुस बड़ा समझदार लड़का है वो कहते हैं इज द पाक रुपी अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ स्मगलिंग या पैसा छाप रहे हैं हम नोट छाप रहे हैं वो कहता है कि जी पाकिस्तान की ये चार्ट जो बता रहा है जो लाल बता रहा है
ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा जो है नोट छाप छाप के डाले जा रहे हैं और हमारी फॉरेन करेंसी नीचे जा रही है। ये ड्राइव कर रही है डिवैल्यूएशन, नॉट स्मगलिंग। हालांकि स्मगलिंग का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज वकास, इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंटरबैंक में रुपी कमजोर हो रहा है और ओपन मार्केट में रुपी ताकतवर हो रहा है। ये आपको क्या बताता है कि इंटरबैंक दरअसल बता रहा है कि डॉलर और रुपी में कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है। ओपन मार्केट बता रहा है कि मार्केट में डॉलर फेंके जा रहे हैं, जो कि इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज वालों को कहा है, फौज ने और आसिम मुनीर ने, कि पैसे डॉलर फेंको मार्केट में, तो उससे जो है ओपन मार्केट में डॉलर थोड़ा कम हो रहा है। यह आप देखना हफ्ते 10 दिन में फिर वापस रिवर्ट हो जाएगा और ये फिर जो है जबरदस्त आपका जो है ओपन मार्केट में डॉलर जो है ऊपर जाएगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के उन लोगों को कहता हूं कि भाई इस तरह नहीं होगा। आप अकल के जो है अकल से समझें, ये फौज का काम नहीं है, ये आसिम मुनीर का काम नहीं है। पाकिस्तान में जब तक आप एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं लेके आएंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे, कानून की पासदारी नहीं करेंगे, मुल्क के इदारे, पुलिस, जुडिशरी, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान का सिस्टम नहीं तब्दील होगा। और चूंकि ये लोग खुद मुजरिम हैं, खुद डाकू हैं, खुद लुटेरे हैं, तो ये इस निजाम को ठीक नहीं कर सकते कि एक एसएचओ एक जर्नैल के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करे कि इसने करप्शन किया और उसको जाके अरेस्ट करे। ये नहीं कर सकते हैं कि एक सिविल मजिस्ट्रेट, सेशन जज जो है, एक कटहरे में लाके जर्नैल को खड़ा करे कि तूने करप्शन की है, मलिक रियाज को कटहरे में लाके कहे कि तूने ये गबन किया है, मियां मंशा को लाके करे तूने यहाँ फ्रॉड किया है, तूने ये टैक्स नहीं दिया है। ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आपका जो कोई सिविल चीफ सेक्रेटरी है या आपका एफबीआर का बदला है, वो 12 बिलियन का जो बाजवे ने पैसे चुराए हैं, उसके खानदान ने उनको बुलाए और उसे कहे तुझे तो कैद होनी चाहिए, तूने 12। ये नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इनके पास सोल्यूशन नहीं है और सोल्यूशन बहुत मुश्किल है और बड़ा लंबा है। ये कुछ कल की छड़ी नहीं है जादू की कि ठीक हो जाए। ये मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं, प्लीज आप इसको समझें। अगर आप समझते हैं कि आसिम की नीयत अच्छी है और आप समझते हैं कि ये जो करप्शन वाली जो आपने बात की ना, कि सोल्यूशन उसका बहुत लंबा चौड़ा ना भी हो, अगर हमें नजर आया ना इंटेंशन, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें पता है करप्ट हैं, जो सबको पता है करप्ट हैं, जिनके केसेस भी हो चुके हैं, जिनके केसेस जो कन्विक्टेड हैं, जो इनके केसेस नैब में चल रहे हैं, नैब के लॉज उन्होंने चेंज करवाए हैं उनकी कन्विक्शन खत्म कराने के लिए, उनको माफ कराने के लिए। हमें पता है ये लोग करप्ट हैं, उनके ऊपर कोई सजा नहीं हो रही, उनका कोई प्रोसेस नहीं चल रहा लीगल, और इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि करप्शन तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये चमक है। ये जिस तरह वो ताश वाले होते हैं ना, 3 पत्ते ऐसे ऐसे करके फेंकते हुए कहते हैं बताओ ये पत्ता क्वीन कहाँ है, तो बंदा इधर कहता है, ये वो वाला है। ये देखें, इसके अंदर कोई, चले मैं कहता हूं जी इंटेंशन भी अच्छी हो क्रैक डाउन करने की, लेकिन ये सारों के खिलाफ नहीं कर, अपने खिलाफ कर सकते हैं। ये भाजपा के खिलाफ कर सकता है क्रैक डाउन करप्शन की, कर सकते हैं? मुझे बताएं। जितने किसी के खिलाफ नहीं हो सकेंगे, भाजपा के खिलाफ नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो मिट्टू के खिलाफ नहीं हो सकता, मिट्टू के खिलाफ नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि लाहौर के सारे प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ नहीं हो सकता, उनके खिलाफ नहीं हो सकता तो इसका मतलब मलिक रियाज के खिलाफ नहीं हो सकता, मलिक रियाज के खिलाफ नहीं हो सकता तो इसका मतलब जरदारी के खिलाफ नहीं हो सकता, जरदारी के खिलाफ नहीं हो सकता तो इसका मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ। जब इन सारों के खिलाफ नहीं हो सकता, होगा किसके खिलाफ? आके मुझे पकड़ लें। बिल्कुल। तो खैर आप समझ गए और उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी समझ गए होंगे कि ये हल पाकिस्तान का नहीं है। और मैंने 3 मुल्क बता दिए जहां पर फौज ने कब्जा रखा है। उन मुल्क की हालत जाके देखें, उनके लोगों की हालत जाके देखें। 1 लाख से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं मिस्र में, उनके पास जेल कम है, उनके जेलों को नए जेल बनाने उनको पड़ते हैं, खौफ व हरास है, बुरा हाल है।
बर्मा में जाके देखे क्या हालात हैं, किस तरह, क्यों लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से। सर ये बिजली की मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया आज, वो अभी पाकिस्तान से। हुँ, वो कहते हैं कि उनकी बहन जो थी वो इतनी सख्त सपोर्टर पाकिस्तान की, कि जब इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा और मैं देख रहा हूं, और मैं किसी इंडियन क्रिकेटर ने जो पाकिस्तान के खिलाफ को अच्छी स्ट्रोक खेलती, तो मैं कहा यार देखो क्या विराट कोहली ने क्या जबरदस्त स्ट्रोक की। कहता है मेरे से वो लड़ पड़ती थी, नाराज हो जाती थी, बहुत सख्त मेरे साथ झगड़ा हो जाता था उनका। हुँ, कहती हैं अब वो कहती हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। कहते ये वो है जिसने सारी जिंदगी, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच में उसने लोगों से, अपने खानदानों से। दूसरा मुझे वो बात बता रहा था, वो कह रहा था कि एक छोटा सा अस्पताल है, फलाई बहबूद का अस्पताल पाकिस्तान में, गरीबों की करता है, डोनेशंस पे चलता है, उनकी महीने की आमदन 1.25 करोड़ रुपया है, उनका 90 लाख रुपए का बिल आया बिजली का। कहते हैं हमारे खात्मा जो हमारे घर में काम करती थी, वो छोटे से घर में रहती है, 4 कमरों में, उन 4 खानदान रहते हैं, उस पूरे घर का 32,000 का आया। वो आपस में 4 खानदानों में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, मार कुटाई हो गई कि तूने ज्यादा बिजली खर्च की, मैंने कम की। ये चाहे ये जितना मर्जी छुपाएं, मीडिया में ना आने दें, हुँ, ये जो अब वबा पाकिस्तान में, गुस्से की वबा ही कहूंगा, खुशाइन तरीके से भी कहना चाहिए, ये इसको नहीं रोक सकती फौज, या आसिम मुनीर नहीं रोक सकता, कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता। ये खाना जंगी की तरफ, अफरा तफरी की तरफ, तबाही बर्बादी की तरफ है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि मैं मायूसी फैला रहा हूं, मैं इनको कह रहा हूं कि तुम लोग पाकिस्तान को तबाही बर्बादी खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो। ये बिजली के जो बिल हैं, ये जब आगे और इनका इम्पैक्ट आएगा, कौन कारोबार लगाएगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। हुँ, आज आप समझते हैं कि आप बचे हुए, चूंकि आप फौजी जर्नैल के रिश्तेदार हैं, कल आप नहीं होंगे, इनका फौजी जर्नैल आपका रिश्तेदार नहीं होगा, आपके साथ भी वही होगा जो खदीजा शाह के साथ इन्होंने किया, नवाज शरीफ की जो नवासी है, ये याद रखें। आपके साथ भी वही होगा जो उन्होंने एजाज ये अमजद शुएब के साथ किया। ये लोग समझते नहीं है, ये बड़े मायोपिक, छोटी सी नजर। अगर, अच्छा मैं मजबूरियां समझता हूँ फौजियों की, रिटायर्ड वालों की भी और हुँ, सर्विंग की भी। सर्विंग की तो समझता हूँ, उन्होंने कहा जी किया तो ये तो हम या तो कैद में कर देगा, निकाल देगा, हुँ, या हमारी नौकरी जाएगी, प्लॉट जाएंगे। रिटायर्ड भी बेचारे कई मजबूर हैं, किसी की बीवी फौज में, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का दामाद, हुँ, हाँ कोई खुद जो है किसी का कजन, वो कहता है यार मैं तो अगर किया तो ये तो इन बेचारों के ऊपर आएगी, तो मैं नहीं करता। अगर वो इनके खिलाफ भी है वो फिर भी नहीं बोलता, वो हुँ। भी मजबूर है। लेकिन सब, इन सबको समझ आनी चाहिए कि इससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। तो ये है यार, व्हाट्स योर व्यू। आप मैंने तो इंटरव्यू आपका करा था, आपने तो मेरा कर लिया। नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं और बिल्कुल ब्रिलियंटली आपने एक्सप्लेन किया ये और ये नहीं हो सकता बिल्कुल जितना भी ये कोशिश कर लें। लेकिन देखें, मुझे पता है क्या लगता है वैसे ये जो इंटेंशनल तो नहीं है ये जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन इवेंचुअली ना इट हेल्प्स देम आउट, उनको ही मदद देता है। देखें, पिछले 1 साल के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक है कि लाखों पाकिस्तानी खानदान जो हैं, जो मिडल क्लास से वो दोबारा पॉवर्टी में चले गए हैं। पूरी दुनिया में लोग पॉवर्टी से मिडल क्लास में आते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग मिडल क्लास से पॉवर्टी में चले गए हैं। ये मिडल क्लास जो पूरा हमारा तबका है, ये है पॉलिटिकली अवेयर और ये जो पॉलिटिक्स में साथ देना चाह रहा है इमरान खान का, पीटीआई में इन्वॉल्व होना चाह रहा है और जो बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल तकदीर है ना, उसको चेंज करना चाहता है ये पाकिस्तान का मिडल क्लास तबका। और वो तकदीर की चेंज क्या करना है वो यानी इन डायनेस्टीज़ से ये जो ख़ानदान है, इनसे लेके जो है एक पाकिस्तान में एक प्रॉपर मिडल क्लास सियासत लेकर आना चाहता है। जो सियासतदान जो जो पीटीआई के यंग सियासतदान हैं, आगे चल के वो बड़े सियासतदान बनेंगे। इस टाइप यानी फैमिली पॉलिटिक्स से आपने बाहर निकलना है और इवेंचुअली ये चेंजेज़ आने थे। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की मिडल क्लास श्रिंक होने लग गई है, तो पाकिस्तान की ये पॉलिटिकली अवेयर क्लास भी श्रिंक होने लग जाएगी। तो वैसे बेसिकली मैं जो ना इस पे, मैं ना सॉरी, मैं इस पे एक बात कर,
ये मैं चंद लोग मेरे से आज सुबह एक साहब ने मुझे कहा कि जी लोग जो है ना उनको एजुकेट करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक आम आदमी जो शहरी है, जो सड़क पे है, ठेले वाला है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसको मेरे और आपसे ज़्यादा एहसास हो गया है। और ये सबसे बड़ा तोड़ा इम्तियाज़ है इमरान खान का कि उसने लोगों को अवेयरनेस दे दी कि मुल्क के अंदर डाकू, लुटेरे, चोर कौन है, सिस्टम की खराबी क्या है। ठीक है ना? पुलिस की खराबी, जुडिशरी की, सियासतदानों की, अदलिया की खराबी, फौज की खराबी, सबको पता है। अब मसला ये है कि सबको समझ तो आ गया, अब वही मसला ये है कि इसके खिलाफ वो कर क्या सकते हैं, इसको तोड़ कैसे सकते हैं। क्या आसिम मुनीर का धौंस, उसका डर, उसका खौफ, उसकी बर्बरियत, उसकी जारियत, उसका पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान खाना जंगी और टूट जाएगा, या कुछ ऐसे लोग फौज के अंदर जो सीनियर अफसर हैं वो ये देखें, जिस तरह पहले कई सीनियर अफसरों ने देखा था कि ये जो है ये मुल्क को डुबो देगा, इसको हम घर भेजें और हम शफाफ और साफ इलेक्शन कराएं, वरना हम सब मारे जाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कि हमारी जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो गई है और इससे शायद लोगों को हिम्मत आए। अब ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने 9 मई को अनाउंस कर दिया है। आया ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई नूरा कुश्ती है, बिकॉज हसन जो पाशा है, रजा पाशा शायद उसका नाम है, वो बहुत ज्यादा एंटी इमरान था, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी समझा जाता था, प्रो नूनी भी समझा जाता था। उसने ये अनाउंस किया है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है दरखास्त कि ये इलीगल एक्ट है, इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया, इसके तहत इमरान की जो कैद है, अरेस्ट है, वो भी इलीगल है। फिर आपका जस्टिस बाबर सत्तार, सलूट टू हिम, वो उसने बहुत सख्त अल्फाज में डीसी इस्लामाबाद को ऐसे थप्पड़ लगाए हैं, उसने कहा आपने ता हुक्म सानी तक किसी आदमी को किसी केस में भी 3 MPO के तहत अरेस्ट नहीं कर सकते। मुझे आप बताएं कि इसके अंदर कौन सा कानूनी और आईनी आपके पास हक है जिसके तहत आप ये कर सकते हैं। 1960 का ये लॉ है। उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल को एमिकस क्यूराई बनाया जो कहते हैं एडवाइजरी, और 2 लॉयर्स को भी बुलाया, मुझे नाम नहीं उनके पता किसको, उनको भी कहा है कि आप हमारी इसमें मदद करें बताने के लिए कि ये 3 MPO जो है इस एक्ट के तहत कहां से कानूनी और आईनी जवाज डीसी इस्लामाबाद को मिलता है। ये चीज आ गई है। फिर जनाब आपकी जो तारे जहांगीरी, उसने भी बढ़ के मारनी शुरू कर दिए हैं खिलाफ, और आमिर फारूक ने भी केस अब कल सुन रहा है कि जी ये साइफर केस में इमरान की जो अरेस्ट है ये इलीगल है, और चूंकि इसका सेंटेंस सस्पेंड हो गया है, अब इसको अडयाला जेल लेके जाए, इसको अटक जेल में रखने का क्या जवाब है। तो ये मेरी नजर में ये 2-3 मूवमेंट्स, ठीक है जी, लोगों की, ये बिजली के खिलाफ, जब पेट कटेगा, चूल्हा नहीं जलेगा, खाने के लिए नहीं होगा, तो ये बाहर निकलेंगे, लॉयर्स बाहर निकलेंगे, अदलिया ने एक्टिविज्म करनी शुरू कर दी है। ये मेरे लिए बहुत होपफुल निशानियां हैं कि ये निज़ाम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ़ आपसे एक डिसएग्रीमेंट है, जब लोगों क से खाना छिन जाता है तो उनका प्राइमरी इश्यू उनका खाना बन जाता है। रेवोल्यूशन वही लोग लेके आते हैं जिनका थोड़ा-सा पेट भरा हुआ होता है और जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो सोच सकते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकली बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर आजकल ये सिचुएशन है कि लोग अपने बिजली के बिलों से बाहर नहीं आ रहे। लोगों का इतना यानी इतने लेकिन मासूम और उससे ट्रिगर क्या होगा वकास, उससे ट्रिगर देखें ना, ट्रिगर क्या होगा कि लोग क्राइम की तरफ जाएंगे, क्राइम बढ़ हाँ। जाएगा, क्राइम क्राइम और ज्यादा डिप्रेशन से बढ़ेगा। मैंने जब सबसे पहला रिएक्शन अभी तक देखे ना आप वैसे नोटिस करें, सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ जो अभी तक जो तस्वीरें आई हैं बाहर लोगों के रोते हुए तस्वीरें आई हैं। आपने देखी होंगी वीडियोज़ बिल्कुल लोग रो रहे हैं बिजली के बिलों पे। ये कहानियाँ आई हैं कि कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, खुद को मार लिया है, अपने बच्चों को मार लिया है, कुछ लोगों ने अपने बच्चे बेचने की वो तस्वीरें आई हैं। ये सारी तस्वीरें जो लोग जो बाहर जो गंद हो रहा है ना लोगों ने उसको इंटरनलाइज़ कर लिया है।
लोगों ने खुद पे लिया है। ये पाकिस्तान के लोग हमें लगता है लेकिन बहुत। उसकी अगली स्टेज क्या होती है? इंटरनलाइजेशन के बाद एक्सटर्नलाइजेशन होती है, याद रखें। हुँ, और जो यूथ है, आपकी जो 65% यूथ है 30 से नीचे, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुँ, बढ़ चुकी है, ये ट्रिगर इवेंट्स हैं। मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं ट्रिगर इवेंट्स को। हुँ, हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल ही कोई अनरिलेटेड ट्रिगर इवेंट हो, बिल्कुल। जैसे कि ट्यूनीशिया वाली वो जो पुलिस की औरत थी जिसने एक फ्रूट सेलर के मुंह पे फ्रूट सैलेड थप्पड़ को मारा मारा। कि अपना रेडी यहां से उठा के वहां ले जाओ। बिल्कुल। अनरिलेटेड अरब स्प्रिंग आ गया। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा था कि हमने एज़ अ नेशन अपने आप को गार्ड करना है इस चीज़ के अगेंस्ट कि अगर हम इस तरह से हो रहे हो, हम कंप्लीटली डिस्पोंडेंट, कंप्लीटली सैड हो जाएँ, यानी गिव अप करने मैं लग जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये सोचना चाहिए इस मौके के ऊपर कि हमारे मसाइल का हल हमारे अंदर मौजूद है। वो ये है कि हम जो अपने हुक्मरान हैं, जो हमारा सिस्टम हमारे ऊपर है, मुसल्लत हुआ हुआ है, उसको हम चेंज करें। और उसको चेंज करने के तरीके भी कोई हमने मार्स से नहीं लेके आने, वो मौजूद हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की लॉ के अंदर मौजूद हैं। और वही पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह आपने बाबर सत्तार का नाम लिया, 1-2 इस तरह जो लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, अभी तक लगे, इमरान खान है हमारे सिस्टम के अंदर, एक ऑनेस्ट बंदा है ना, वो कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारे मुल्क का लॉ, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो जाए। तो इसीलिए ये कांस्टेंट पुश हमको रखना है। अ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक वकास। और मैं बताऊं, मैं जितना ज्यादा मैं हालात देख रहा हूं ना, मैं उतना ज्यादा पुरुमीद ऑप्टिमिस्टिक होता जा रहा हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है जब ये सिस्टम, अल्लाह ना करे कि इम्प्लोड हो, कि ये सिस्टम फटेगा और एक बहुत खुशाइन हवा के झोंके आएंगे, सूरज की किरणें आएंगी और हम निज़ाम को करेंगे। मेरी नज़र में ये 3 फोर्सेस जो अब आनी शुरू हो गई हैं, लोगों की अपनी ज़ाती मजबूरी, ज़ाती गुस्सा, ज़ाती जो कहते हैं ना इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट, भूख, बिजली, पानी, हाँ जी, पैसा, पेट के खाने के लिए नहीं, वो फौज के अंदर जो सीनियर अफसरों के अंदर एक सोच पैदा होनी शुरू हो गई है कि आसिम मुनीर जो है, जिस तरीके की इसके इरादे हैं, वो मुल्क को तबाह कर देगा। ब्रिगेडियर से नीचे रैंक 25-30 हजार अफसर जो है बहुत नाखुश है आसिम के साथ। और तीसरी ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। अभी फायज ईसा भी आने वाले हैं 8-10 दिन भी में। आ जाएँगे। मैं आपको एक वो खबर, मैं मुझे एक खबर बताऊं, मिली है जो फ़ाइज़ ईसा साहब के फ्रॉड ईसा के बारे में बात करने से पहले मुझे खबर एक मिली है, ये मेरी अपनी खबर नहीं है, लेकिन अच्छे सोर्स से मिली है। इस पे आप बाद में अपना तज्ज़िया कर सकते हैं। वो ये कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए अभी जो केयर टेकर सेटअप है, पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का इतना कीमा निकालेंगे, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इतने ज़ुल्म करेंगे कि उनको लगे कि नवाज़ शरीफ ही शायद हमें बचा ले, यानी और कुछ नहीं तो नवाज़ शरीफ ही से। इमरान खान नहीं अवेलेबल, काकड़ ने तो तबाह कर दिया है, इन सारों ने तबाह कर दिया है, और कुछ नहीं तो नवाज़ शरीफ लीस्ट बैड ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल। ऐसी सिचुएशन में हमें लाया जा रहा है कि हम ये बोलने लग जाएँ कि और कुछ नहीं तो नवाज़ शरीफ, और फिर नवाज़ वो शरीफ को। खैर बड़ी एक कॉन्वोल्यूटेड वो क्या कहते हैं असेसमेंट आपकी, नहीं जिसने आपको खबर दी है। हाँ, देखें, आसिम मुनीर ने ताकत नहीं देनी किसी को, ये आप याद रखें, जब तक उससे छीनी नहीं जाएगी। हुँ, ये जो मर्जी आप प्लान इधर उधर कर लेना, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस नहीं आना, ये भी आप मेरी बात मान लें। जितना ज्यादा जुल्म और बर्बरियत और तबाही आसिम मुनीर और फौज के वो जर्नैल और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं अदलिया में, हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही ज्यादा तबाही, उतनी ही, उससे ज्यादा आतिशफशां फटेगा जितना अब है। जितने ज्यादा ये करेंगे, वो जो एक्सप्लोजन है वो उसकी इंतहा ज्यादा बढ़ेगी। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं। ये सबको अगर समझ आ जाए तो पाकिस्तान को ये बचा सकेंगे, जिसके अंदर आसिम मुनीर भी शामिल है, इसके जर्नैल भी हैं और बाकी इसके साथ जो हवारी है। केयर टेकर को तो भूल जाए, उनके तो हाथ में कुछ है नहीं। वो तो उन्होंने आके तो उनके जो कहते हैं ना, उनकी तो पौ फट गई है, उनको तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हुँ। तो इधर इस पर बताने से पहले आखिरी मैं अपना जुमला एक खबर और मैंने मिस कर दी थी, वो मैंने आपको बतानी थी, शेयर करनी थी।
वो खबर ये है कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं चाइना, वो शदीद नाराज़ हैं हमसे। हमने तो ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं ना, यानी बेस्ट जो फ्रेंड कौन? सऊदी अरेबिया? चाइना चाइना बेसिकली। सऊदी चाइना। अरेबिया की तो मैंने आपको पिछली खबर दे दी है कि वो मोहम्मद अरे! बिन सलमान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएँगे। नहीं आए। वो लेओवर के लिए भी नहीं आएँगे। वो कह रहे हैं कि आपके आपके मुल्क में इतना गंद पड़ा हुआ है, मैं तो लेओवर के लिए भी नहीं आऊँगा। जो G20 की समिट में जो 2 घंटे के इंडिया जा लेओवर रहा पे। है जो। हाँ, हाँ, इंडिया जाएगा वो। इंडिया में ब बहुत सारी डीलें होंगी, बहुत बड़ी-बड़ी डीलें होंगी। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को ये जो सिर्फ़ वादे हैं ना 25 बिलियन के, पाकिस्तान को ये मिलेगा। ये तो खबर पक्की है। दूसरी साइड से जो आपके बेस्ट फ्रेंड चाइना है, जो पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, वो शदीद नाराज़ है। और उसकी नाराज़गी की वजह वो यानी पहले तो मैंने ये आपसे खबरें शेयर की थी, मेरे ट्विटर पे आप जाके देखिएगा कि मैंने बहुत सारी खबरें शेयर की थी कि जो साइफ़र वाली स्टोरी है, पाकिस्तान का जो साइफ़र रिलीज़ हुआ था, इंटरसेप्ट ने किया था, उसको चाइनीज़ मीडिया ने भरपूर कवरेज दी है। आपको पता है चाइनीज़ मीडिया कितना कंट्रोल्ड है? चाइनीज़ मीडिया लेकिन तो उसको उन्होंने बहुत फैलाया। वो उसको उन्होंने बहुत फैलाया, हर न्यूज़पेपर में साइफ़र कवर हुआ है। फिर उसके बाद ये जो खबर आई है, जो सिक्योरिटी पैक्ट पाकिस्तान ने साइन किया है 15 साल का अमेरिका के साथ, उस खबर हुँ। को चाइनीज़ मीडिया ने बहुत ज़्यादा उछाला है और बोला है, और बहुत सारे चाइनीज़ कमेंटेटर्स ने बोला है कि हमें स्टैब इन द बैक कर रहा है पाकिस्तान। तो आप सोच लें कि अगर चाइना में ये ओपिनियन पॉपुलर हो गया कि पाकिस्तान एक बैक स्टैबर है, तो आप भूल जाएँ आइंदा कभी भी कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट उनसे। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को सँभाला देने के लिए आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा, आपको चाइना का पैसा और उसकी मदद की अशद ज़रूरत है, ठीक है जी? और उसके साथ आपको एक नुमाइंदा हुकूमत के लोगों का ट्रस्ट हो कि आपके पास आए। आपने दोनों को नाराज़ कर दिया। और दूसरी बात आपकी बात की तायीद करते हुए ये मैं कहता हूँ ख़ास भाई, जो चाइनीज़ एम्बेसडर 8 महीने से नहीं है। ये बार-बार बताना लोगों को ज़रूरी है। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि हुँ, चाइना 8 महीने से अपने सफ़ीर को पाकिस्तान में वापस नहीं भेजा। नाराज़गी की इंतहा है ये। हुँ, और उनकी जो चाइनीज़ कंपनी जो विथड्रॉ कर रही है पावर प्लांट से, उन्होंने काम बंद कर दिया है। उनके 1 खरब, 1 ट्रिलियन रुपए की जो उनको पेमेंट्स हैं, वो नहीं की गई। पैसा ही नहीं है इनके पास देने के लिए, ठीक है हुँ। ना? तो ये बहुत ब ये इतनी ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर दी है बाजवा ने और आसिम मुनीर ने, फ़ौज की ताकत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बिल्कुल ये एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि सिवाय तबाही और बर्बादी के अलावा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर ये यहाँ ना रुके। कहते हैं जी नाज़ुक मोड़ आ चुका था पहले, मुल्क आपका 2 लख्त हो गया, आधा मुल्क टूट गया। ये दूसरा नाजुक मोड़ आ गया है जिसमें आप मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दें। आखिरी कमेंट फ्रॉम यू वकास, फिर रैप अप करते हैं। आखिरी कमेंट यही है कि ये अभी हमें धोखा दे रहे हैं कि बहुत सारे पैसे आ जाएँगे, हालात ठीक हो जाएँगे, और इस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर करना भी शुरू कर दिया है। अभी पाकिस्तान की ये जो केयरटेकर सेटअप है ना, ये इसको ऐसा दिखाना चाहेंगे जैसे एक मज़बूत सेटअप है, इसमें हमने बहुत सारे प्रोफ़ेशनल लोग हायर किए हुए हैं। तो ये आपको एक शोभा दिखाएँगे, जो कम से कम 1 साल लास्ट कर ये चाहेंगे कि ये कर जाए। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना उस बात पे। आपने ये नहीं समझना कि ये हालात ठीक हो जाएँगे। इमरान खान ने जो एक बात बोली है वो ये कि इलेक्शंस के बगैर नहीं हो सकता है हालात ठीक, और वो बिल्कुल सच बात है। और इमरान खान को बाहर लाना, रूल ऑफ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, ये हमारे सामने काम है। हमने ये रिलैक्स करके बैठ नहीं जाना कि 25 बिलियन आ रहे हैं सऊदी अरब से, 25 बिलियन यूएई से, नहीं 25 होगा, बिलियन नहीं जापान होगा, से, नहीं कोई होगा। भी नहीं आ रहा, कोई तारीख पैसा बताती भी है नहीं नहीं आ रहा। होगा। हम जो है ये जो पूरी फाइनेंसिंग थी, जो आईएमएफ की डील फँसी हुई थी, साल की फाइनेंसिंग जो गैप था हमारा 6 बिलियन का था, वो हमसे मर-मर के पूरा नहीं हुआ। 6 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप, फिर इसलिए उन्होंने हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट दिया और उसमें भी हमने थोड़े से पैसे दिखाए। तो यानी ये तो जो अब हमारे आपने अगले साल आपकी 30 बिलियन डॉलर की आपके ऊपर आपने वापस कर रहे हैं वापिस 30 चले। अब बिलियन देखिए, डॉलर। ये 25 बिलियन ये जो अभी बोल रहे हैं 25 बिलियन आ जाएँगे, 50 बिलियन वहाँ से, अगर ये वाक़ई में ये इस तरह के लोग किसी ने बोला भी होता, तो ये ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करने का टाइम था मई में
जून में जब आईएमएफ की डील हो रही थी, उस टाइम पे तो इन्होंने कुछ नहीं बोला कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सबसे बड़ी नीड थी सर वो आईएमएफ से एक क्या है, एक हमें पैसे बिलियन 1 बिलियन की रिटर्न कमिटमेंट देने के लिए नहीं तैयार थे, इसलिए आईएमएफ डिसबर्स नहीं कर रहा था। बिल्कुल, वो तो सऊदी बिल्कुल अरेबिया 1 बिलियन 2 बिलियन की नहीं देने के लिए हाँ, तैयार था। 2 बिलियन यूएई उन्होंने एक हमारे बिलियन सऊदी अरेबिया ने इवेंचुअली ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी अरेबिया ने इवेंचुअली 2 बिलियन रखवाया, यूएई ने 1 बिलियन रखवाया, तब मर-मर के हमें आईएमएफ की डील मिली, 25 बिलियन कहाँ से आ जाएँगे? तो इस टाइप की तो सोच रखनी ही चाहिए और ये जो भी आपको बेवकूफ़ बनाने आएँगे, आपने बेवकूफ़ नहीं बनना और आपने जो आपका मकसद है, उस पे आपने नज़र रखनी है। ये नहीं कि हम हार जाएँगे, ये जंग जीती भी है। तो आपने बस फ़िक्र ये नहीं करनी। जीती हुई जंग है और जीतेंगे। और वकास आखिरी मैं बात ये कह दूं, मैं इमरान खान की बात रिपीट करना चाहता हूं पूरे पीटीआई के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त कह रही है कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं है बाहर निकलने की, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान ने बिल्कुल क्लियरली अनएम्बिगुअसली कहा था कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं, आप बाहर निकलें, आप पुरअमन एहतजाज करें। पीटीआई की जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप जो भी इस वक्त सुन रही है, प्लीज आप लोगों को मुनज़्ज़म करें, लॉयर्स के साथ मिलें, जो आपकी दूसरी जमातें हैं, जमात इस्लामी के साथ मिलें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो साहिबजादा हामिद रजा है उनके साथ मिलें। आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है जो शियों की पार्टी है, उनके साथ मिलें, लॉयर्स के साथ मिलें, डॉक्टर्स के साथ मिलें, स्टूडेंट्स के साथ मिलें। आप आए, आप सड़कों पे आए, ये नहीं आपका जोर जो है ये सह सकेंगे। ये मेरी है। इजाजत है वकास, जी इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो बड़ा मच। मुश्किल है आपको पकड़ना, फिर अगली नशिस्त तक मैं आपसे इजाजत मांगता कोई हूँ। मसला नहीं है, अगले वेडनेसडे इंशाल्लाह इसी दिन। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सुनने वालों को, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे। और पाकिस्तान की जो ख़वातीन कैद में हैं, मर्द कैद में हैं, बच्चे बूढ़े कैद में हैं, और इमरान रियाज खान, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।